बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी है और दिन है जुमे का। सलीना ऐसे साहबा जो कि जस्टिस काजी फैसल साहब की अहलिया हैं, उन्होंने एक खुला ख़त लिखा है 4 शख्सियात के नाम। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, वज़ीर कानून, चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब और जो चेयरमैन है FPR के मोहम्मद इशफाक साहब, उनके नाम। नैब को भी इसमें मुखातिब किया गया है। इस ख़त में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर अब एक अदालती और कानूनी जंग का आगाज़ होने जा रहा है बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़रोग़ नसीम साहब के ऊपर बहुत से टैक्स किए गए, बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, मुख्तलिफ लेटर्स लिखे गए, मुख्तलिफ मौके के ऊपर हर लेटर में, हर दरख्वास्त में, हर केस में जो है वो मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की गई फ़रोग़ नसीम साहब पर। और फ़रोग़ नसीम साहब जब कोर्ट रूम में थे वहाँ पर भी आपको पता ही है कि बड़ी उनके ऊपर अटैक्स हुए और पर्सनल अटैक्स हुए, चीज़ें हुई, वो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ उस वक्त जब ये हम केस रिपोर्ट कर रहे थे। फिर इस तरह से जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान भी काजी फ़ाइज़ साहब और फ़रोग़ नसीम साहब के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी रहती है, बड़े तल्ख़ जुमलों का तबादला भी होता है। लेकिन अब ये जो सलीना ईसा साहबा ने ये जो खुला ख़त लिखा है, इस ख़त का उन्वान है चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को शिकायत। इसमें 2 सफ़ात पर यह मुश्तमिल लेटर है। इसमें वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि आप और आपके दीगर शराकतदारों यानी पार्टनर्स ने कानून तोड़ा ताकि तुम खुद को फौजदारी कार्रवाई से, क्रिमिनल यानी प्रोसीडिंग से बचा सको। आपने इनकम टैक्स कानून में तरमीम की है। ख़त में कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 216 जो कहती है कि तमाम टैक्स दहिंदगान का टैक्स रिकॉर्ड खुफिया रहेगा। अगर इनकम टैक्स अफसरान के अलावा किसी और ने इस रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की तो वो फौजदारी जुर्म का मुर्तकिब होगा। सलीना ईसा साहब ने लिखा है कि जब तुम लोगों ने मेरे टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की तो तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मेरी नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान मैंने इस कानून की खिलाफवर्जी पर एहतजाज किया और अदालत से एक्शन लेने की दरख्वास्त भी की थी। सलीना ईसा साहब ने लिखा है कि मेरी नज़रसानी दरख्वास्त कबूल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसीली वजूहात का इंतज़ार किया जा रहा है और ये इंतज़ार तवील इंतज़ार है, 9-10 माह गुजर गए। वजूहात आने के बाद आपका करियर ख़त्म हो जाएगा और आपको मौजूदा कानून में तरमीम तजवीज़ करने पर फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। सलीना ईसा ने वज़ीर कानून को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने बददियानती से फ़िनांस बिल का मसवदा तैयार किया। उसमें ख़ुद को बचाने के लिए आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 216 में इजाफा करके मेरे टैक्स रिकॉर्ड खुफिया रखने के कानून की खिलाफवर्जी के नतीजे में होने वाली मुकदमाबाजी से बचने की कोशिश की है। आपने ऐसे वक्त में ये तरमीम की है जब मेरे मुकदमे की तफसीली वजूहात का इंतज़ार किया जा रहा है। हकीकत यह है कि तुमने एक तरमीम शामिल की है और ख्याल किया है कि हमेशा इस तरह की तरमीम शामिल कर ली जाएंगी। ये तरमीम आपके जुर्म का वाज़ेह एतराफ़ है कि आप और आपके साथियों ने इनकम टैक्स कानून की शिक 2016 के तहत जुर्म किया है। ये सलीना ईसा साहब ये कह रही हैं कि जब ARU के पास वही डोगर साहब की एप्लीकेशन आई थी कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो इनकी बीवी बच्चों के जो असासे हैं बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर नहीं की हुई, तो फिर ये किया था ARU ने कि उन्होंने FPR से रजू किया, वज़ारत कानून से रजू किया और उसके बाद FPR ने जो है वो टैक्स रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें देखकर और बताया था कि जी काजी फ़ाइज़ साहब ने वाकई ये डिक्लेयर नहीं किया। और इसके साथ काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया का भी देखा गया, टैक्स रिटर्न देखे गए, ये सारी चीज़ें। तो वो ये कहती हैं कि जो इनकम टैक्स का कानून है उसकी जो शिक है 216, उसके तहत जो कोई भी शख्स है, कोई भी हुकूमती अहदेदार है, उसकी टैक्स रिटर्न तक रिसाई नहीं हो सकती। वो खुफिया होते हैं। सिर्फ जो टैक्स जो टैक्स पेयर है उसके मामलात को देखने वाला FPR का ऑफिसर है, सिर्फ वो उसकी रसाई होती है, वो देख सकता है, वरना ये खुफिया होते हैं, उस तक रसाई नहीं हो सकती। वो ये कहती हैं कि क्योंकि आपने रसाई की, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, अब वो कहते हैं आपने इसमें तरमीम कर दिया और तरमीम करके इस्तिस्ना दे दिया गया है उन अफराद को, उन हुकूमती और सरकारी अहदेदारान को कि जो ख़ास तौर पर सरकारी अहदेदारान को, हुकूमती तो नहीं, सरकारी अहदेदारान को जो FPR के हैं, जो कि इस तरह से अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है और वो उसका रिकॉर्ड देते हैं किसी को, किसी इदारे को, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वो कहती हैं कि क्योंकि आपको ये पता है कि तफसीली फ़ैसला आने वाला है, उसमें शायद आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ हो, तो आपने उस कार्रवाई से बचने के लिए, उन मुकदमात से बचने के लिए आपने पहले ही कानून साजी कर दिया और पीछे से यानी पिछले दौर से आपने इस्तिस्ना दे दिया है उन अफसरान को जो कि इस तरह का टैक्स रिकॉर्ड किसी को देते हैं। उसके बाद सलीना ईसा साहिबा ने मज़ीद लिखा है इस ख़त में, जो कि उन्होंने ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त है। वो कहती हैं कि शिक 216 में तरमीम का मसवदा तैयार करके सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में शामिल किया गया है। मालियाती बिल में गैर मालियाती कानून की ऐसी शिक का शामिल करना गैर कानूनी और बददियानती है।
ایسا کر کے آپ نے خود کو اس مقدمے سے بچانے کی کوشش کی ہے جو جرم آپ نے میرے ٹیکسٹ ریکارڈ تک رسائی حاصل کر کے کیا تھا۔ سینئر عیسیٰ صاحب لکھتی ہیں کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپ تمام لوگوں نے ایک اور جرم کیا ہے، وہ جرم ہے جو نیب آرڈیننس کی شق 9A میں لکھا گیا ہے۔ شق 9A کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تاکہ غیر قانونی فائدہ حاصل کرے یا کوئی حمایت حاصل کرے، وہ نیب قانون کی زد میں آتا ہے۔ اس شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جس سے وہ شخص ٹیکسیشن کے معاملے میں کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو یہ بھی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، آپ نے ایک جو ہے وہ جو منی بل تھا اس میں جو ہے وہ ایسے معاملے کو شامل کیا ہے جو کہ اس میں نہیں آتا تھا، اس ڈومین میں نہیں آتا تھا۔ سینئر عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو ہر صورت میں قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں سب سے بڑے لا آفس ہولڈر وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل پاکستان انور منصور خان قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چیئرپرسن FBR جن کی ذمہ داری ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس پر عمل درآمد یقینی بنائیں، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ مرزا شہزاد اکبر آتے ہیں جو ان اثاثوں کے بارے میں بھی نہیں بتاتے جو ARU نے اب تک برآمد کیے ہیں، کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو اثاثے برآمد کیے ہیں اس کے بارے میں وہ نہیں بتاتے کہ کیا کچھ انہوں نے برآمد کیا ہے، کہ کیا ان اثاثوں کے بارے میں جاننا ملک کے عوام کا حق نہیں ہے۔ سینئر عیسیٰ صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیوں آڈیٹر جنرل پاکستان کو ایسے ARU کا آڈٹ کرنے ایسٹ ریکوری یونٹ کا آڈٹ نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور میں مرزا شہزاد اکبر آپ سے پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کے اثاثے اور انکم ٹیکس، آپ کے خاندان کے اثاثوں اور انکم ٹیکس کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ آپ نے میرے اور میرے بچوں سے متعلق ایسی معلومات حاصل کی تھیں۔ وہ کہتے ہیں حضرات گرامی، میں نے عوام کے سامنے ان کو کہہ رہی ہیں ان 4 شخصیات کو کہ عوام کے سامنے قانون کی خلاف ورزی پر آپ کو آئینہ دکھایا ہے، آپ جواب دیں گے یا ماضی کی طرح غیر اخلاقی رویہ اختیار کریں گے، یا ٹویٹر پر پھیلے اور ہمہ اختیار جو آپ کی ٹرولز کی آرمی ہے اور آپ کے حمایت یافتہ صحافی ہیں اور ان کے پروپیگنڈے کے ذریعے مہم چلائیں گے، ہراساں کریں گے، دھمکیاں دیں گے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گے، کہ آپ ان کا جواب دیں گے یا اپنی ٹویٹر بریگیڈ کے ذریعے اپنے من پسند صحافیوں کے اور حمایت یافتہ صحافیوں کے ذریعے آپ مجھ پر حملے کروائیں گے اور مجھے کنٹروورشل بنائیں گے اور دھمکیاں دلوائیں گے۔ وزیر قانون کو مخاطب کرتے ہوئے سینئر عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ آپ میرے پیٹھ پیچھے مجھے مجرم ٹھہراتے نہیں ہچکچاتے اور چیلنج کرتے ہیں کہ میں اپنی پراپرٹی ظاہر کروں اور بتاؤں کہ کیسے میں نے پراپرٹیز خریدیں۔ سینئر عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا اور عوام کے سامنے تمام چیزیں رکھ دیں، خود سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ میرا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ میرے پاس کبھی عوامی عہدہ نہیں رہا، لیکن آپ تمام لوگوں کے پاس عوامی عہدہ رہا ہے۔ آپ کی تنخواہیں اور دیگر مراعات عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی جاتی ہیں، اس میں میری طرف سے ادا کردہ ٹیکس کا پیسہ بھی شامل ہے، اس لیے عوام اور میرا یہ حق ہے کہ آپ میرے سوالات کے جواب دیں، میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ سینئر عیسیٰ صاحب نے چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل نیب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ان افراد کا نام اس خط میں لکھ دیا ہے جنہوں نے پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شق 216 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جرم کیا اور اس کے بعد اس جرم کی سزا سے خود کو بچانے کے لیے ایک اور جرم کیا جو نیب قانون کی شق 9A کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ یہ جرم کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ہے۔ مجھے اعتماد ہے کہ نیب ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا، کیونکہ میں نیب کے نعرے کرپشن سے انکار کرو کا تقاضا بھی یہ نیب کا جو نعرہ ہے اس سے میں توقع کرتی ہیں کہ سے نو ٹو کرپشن، کرپشن سے انکار، اس کا تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے۔ یہ تو تھا سینئر عیسیٰ صاحبہ کا خط جو انہوں نے ان 4 شخصیات کو لکھا، جو انہوں نے نیب کو لکھا۔ اب آ جائیں اس کا جواب کیا آیا۔ سینئر عیسیٰ صاحبہ کا خط ملنے کے بعد وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج 17 جنوری، کیونکہ 17 جنوری کو انہیں یہ خط موصول ہوا تھا، 17 جنوری 2022 کو ہمیں سیلین عیسیٰ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے۔ اس خط میں سیلین عیسیٰ نے حسب معمول بے بنیاد، جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی الزامات عائد کیے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ اس خط میں لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور خط اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ مستقبل میں ہونے والے کسی مقدمے میں اس کا فائدہ لیا جا سکے اور کسی بھی احتسابی عمل سے بچا جا سکے اور قانون سے رائے فرار اختیار کی جا سکے۔ فروغ نسیم صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے بہت برداشت کر لیا اور اس خاتون اور اس کی سرپرستی کرنے والوں نے غیر سنجیدہ الزامات لگائے ہیں۔ سرپرستی کرنے والوں سے مراد ظاہر ہے سرپرستی کرنے والے یا ان کے پیچھے کون ہے، وہ قاضی فائز صاحب کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں حد تک عزت کا نوٹس بھیجوائیں اور انہیں عدالت میں لے کر جائیں تاکہ ہماری ساکھ کو اس خط کے ذریعے ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے لکھا ہے کہ اس خاتون اور اس کے سرپرستوں کی غیر سنجیدگی
31 दिसंबर 2021 के खत से भी देखी जा सकती है, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के नाम लिखा था। खात में उन्होंने मुझ यानी फ़रोग़ नसीब समेत दीगर लोगों के खिलाफ खुद साख्ता इल्ज़ामात लगाए थे। इस खातून और इसकी सरपरस्ती करने वाले शख्स ने बदनीयती के इल्ज़ाम लगाए थे, इसलिए ये इल्ज़ामात बंद होने चाहिए। हमारे पास तमाम फोरम्स का हक मौजूद है और ये जो प्रेस रिलीज़ थी ये फ़रोग़ नसीम साहब और जो शहजाद अकबर साहब हैं उनकी जानिब से जारी की गई। अच्छा, ये जो इसमें ज़िक्र किया गया है कि इन्होंने पहले भी एक ख़त लिखा जिसमें फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं कि जनाब उसमें भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने वैसे तो आपको बताया था कि ये उस तरफ इशारा है जो सीनियर एसएस साहिबा ने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी दाखिला को और उन लोगों को, और कहा था कि जी मेरे घर जो है वो कुछ लोग आए हैं, और उसमें इन्होंने ये कहा था कि जनाब पता नहीं वो MI के लोग थे और बड़े इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। हालांकि वो मैं आपको बता चुका था कि उसमें जो इनके घर लोग आए थे ये है जनाब, ये इन्होंने 31 दिसंबर को लिखा था और उन्होंने कहा था कि उनका वो, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि उनके जो वालिदैन हैं उनका वो घर था, उनके वालिद की वफ़ात के बाद वो घर लेने के लिए उनके भाइयों ने उनको वो घर दे दिया, उसकी वो रेनोवेशन करवा रही थी। कुछ एजेंसीज़ के लोग आए, उन्होंने उनको थ्रेट किया, उनकी बेटी को थ्रेट किया। ये पूरा एक मैं आपको ख़त पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद वो कहती हैं हम बड़े परेशान हुए और ये कंटोनमेंट में है, DHA में है, और फिर वो सारा उन्होंने लंबी चौड़ी कही। तो अब आ जाते हैं कि उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था, वज़ीर कानून के बारे में और शहजाद अकबर साहब और इन लोगों के बारे में ना जो कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गो के मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये 1 जनवरी को 31 दिसंबर को ख़त लिखा था। मैंने उसके बाद वीडियो की, मैंने आपको बताया कि वो क्यों गए थे। वो लोग इसलिए गए थे कि सीनियर एसएस साहिबा के जो भाई हैं दो, वो फॉरेन नेशनल है, और फॉरेन नेशनल्स को जब भी कोई प्रॉपर्टी DHA में ट्रांसफ़र की जाती है तो उसका एक मैकेनिज़्म है, उनका पूरा एक की जाती है, सारा उनका चेक किए जाते हैं क्रेडेंशियल्स और चीज़ें। उसके लिए वो गए थे 2 अफराद और वो कानून के मुताबिक गए थे, कोई उसमें गैर कानूनी बात नहीं थी, कोई उसमें हरासमेंट करने वाली बात नहीं थी। यही वजह है, अगर वो गलत था तो ये कराची में हुआ था, सिंध हुकूमत वैसे काजी फाइज़ साहब की हामी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो ये वहाँ जाके FIR करवा देती, दरख्वास्त देती हैं FIR की। लेकिन नहीं, मकसद कुछ और है। मकसद जो है बस मीडिया में हाइप क्रिएट करना है और एक प्रोपेगेंडा करना है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जाता है। उसमें सीनियर साहबा ने लिखा था कि पहला शख्स मिस्टर डोगर था, यानी अब्दुल वहीद डोगर, जो कि ISI का खुद साख्ता टाउट था। उसने मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि नैब के साबिक मुलाजिम थे उसको ख़त लिखा और शहजाद अकबर को वज़ीर-ए-आज़म ने एक गैर कानूनी तंजीम ARU का सरबराह बनाया और मोहम्मद इशफाक अहमद को एसिड रिकवरी यूनिट का रुकन मुकर्रर किया गया और उन्होंने FBR से रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने बददियानती करते हुए मेरे और मेरे बालिग बरसरे रोज़गार बच्चों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में खोज लगाना शुरू कर दिया। यह तलाश उन प्रॉपर्टीज़ की थी जो कई साल से हमारे नाम थी। मेरे शोहर के खिलाफ सदाती रेफरेंस दायर किया गया जो खारिज कर दिया गया। सीनियर एसएस साहब ने लिखा था कि ARU के रुकन मोहम्मद इशफाक ने मेरी गैर मौजूदगी में गैर कानूनी तौर पर मेरा रीजनल टैक्स ऑफिसर RTO जो है वो कराची से इस्लामाबाद तब्दील कर दिया। मैंने RTO की कराची वापसी के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्त की ताकि मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा सकूं, लेकिन मैं ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी और मोहम्मद इशफाक अहमद ने मेरी दरख्वास्त का कोई जवाब ना दिया। लेकिन जब मामला मीडिया में रिपोर्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की तो मेरा RTO कराची तब्दील कर दिया गया। सीनियर एसएस साहब ने कहा कि इसके बाद मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन को लॉन्च किया गया, जिसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके मेरे खाविंद को कत्ल करने के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश की। मैं ज़ाती तौर पर थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में गई, पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की और इफ्तिखारुद्दीन के नंबर और एड्रेस भी फराहम किए। SHO ने मेरी दरख्वास्त ले ली और मुझे कहा कि FIR वज़ीर दाखिला से मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। 5 दिन बाद FIA ने जुर्म की रिपोर्ट दर्ज की, हालांकि मैंने FIA को शिकायत भी नहीं की थी। FIA के बावकार DG ने मीडिया पर आकर यह बात कही कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद उन्हें हिदायत दी थी कि वो मेरे खाविंद काजी फाइज़ के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जब इस अफसर ने इनकार किया तो उसे ओहदे से हटा दिया गया और एक ऐसे शख्स को इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया जो उनकी हिदायत पर अमल दरामद करने को तैयार था। सीनियर एसएस साहब ने लिखा कि इस मामले को FIA के पास इसलिए भेजा गया ताकि मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन को वक्त मिल जाए ताकि वो सोशल मीडिया से इस मवाद को हटा सकें, जो कि बिल्कुल वाज़ेह सबूत था। सीनियर एसएस ने खात में लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के बयान का नोटिस लिया और उसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया तो FIA मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट में प्रोटोकॉल के साथ लाई, चाय पिलाई और बिस्किट खिलाए। सीनियर एसएस साहब ने लिखा था कि जब तफ्तीश के लिए मेरे पास आए तो मैंने FIA के अफसरान को बताया कि मुझे शुबा है कि मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन जो है वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर से रवाबित हैं। मैंने उन्हें कहा कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद से रब्ता करना चाहिए। उस वक्त मैंने देखा कि FIA उस शख्स को प्रोटोकॉल दे रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल करने की धमकी दी। फिर वो आगे बढ़ी, वो फिर और इल्ज़ाम लगाती हैं कि
یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ شروع دن سے لے کر انہیں آرمی کے ٹرولز کا حملوں کا سامنا کیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے عوامی پیسے کو ذاتی پیسہ سمجھ کر لوٹایا اور انہوں نے لوگوں میں پیسے بانٹے جو میرے خاوند کے خلاف بولتے ہیں۔ وزیر قانون نے خواتین کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کیا، اس وقت یہ گندے خیالات کا اظہار کیا جب سپریم کورٹ کے اندر یہ کہہ کر کہ وہ ستیوں کی طرح جلنا نہیں چاہتے۔ وزیر قانون نے میرے والد کے انتقال کے موقع پر کہا کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے، میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد پینشن لوں گی۔ وزیر قانون نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے میری غیر موجودگی میں مجھے چیلنج دیا کہ میں اپنی کمائی کو جسٹیفائی کروں۔ میں نے وہ چیلنج قبول کیا، میں عدالت آئی جس پر وہ دور بھاگ گیا اور وہ عدالت نہیں آیا اور میرا سامنا نہیں کیا گیا۔ جب میں کھڑی ہو گئی اور میں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست میں دلائل دیے۔ آگے پھر وہ لمبی بات ہے، میں آپ کو پہلے یہ خط بتا بھی چکا ہوں، لیکن یہ جناب وہ بتا چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں مجھے بتائیں کہ کب وزیر اعظم اور ان کے وزیر قانون آئین کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیا پولیس اسٹیٹ بن گیا یہ ادارہ، یہ اس طرح کا انہوں نے خط جو ہے وہ لکھا تھا تمام، اور اس کی طرف اشارہ ہے فروغ نسیم صاحب کا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کب ان کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کس فورم پر یہ چلتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔